हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कहीं कहीं ऐसी गलतफहमी हो जाती है जीवन में कि उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे ही कथानक से जुड़ी हुई नई कहानी है, मुझे ज़िंदगी मिल गई। रत्ना मेरी मौसेरी बहन वो सहेली दोनों ही थी। हम दोनों सालों तक नहीं मिल पाती थी, फिर भी हमारी दोस्ती बरकरार थी। याद नहीं कि इस दोस्ती की शुरुआत कब से हुई थी, मगर बचपन के वे दिन ज़रूर याद हैं जब ननिहाल जाने पर रत्ना से मुलाकात होती थी और हम दोनों गुड़िया का ब्याह करने से लेकर नौवा थपड़िया तक खेला करते थे। कभी कभी सिर पर जोर से थप्पड़ पड़ जाने पर एक दूसरे से नाराज भी हो जाते थे, मगर अगले ही पल फिर दोस्ती हो जाती थी। शायद हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। गुड़िया के ब्याह ने हमारे अंदर समय से पहले ही ममत्व भर दिया था। हम अपनी गुड़िया व गुड्डे को खूब सजाते थे, देखे हुए तौर तरीकों से शादी करते थे। अम्मा से वो मौसी से छोटी छोटी पूरियां बनवाते थे और साथ में मिठाई रखकर गुड़िया की विदाई के समय कलेवा देते थे। गुड़िया को चढ़ाव के समय दिए गए गहनों पर बातचीत करते थे कि कम दिए गए हैं या ठीक है। सामान्य बातचीत पता नहीं कब इतनी अंतरंगता में बदल गई थी कि हम नानी या मामा के खिलाफ शिकायत भी एक दूसरे से करने लगे थे और हम एक दूसरे का पक्ष लेकर उन लोगों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते थे। अचानक दोपहर को रत्ना का फ़ोन आया था। मैं दौड़ी दौड़ी फ़ोन के पास पहुंची ही थी कि रत्ना का नाम मोबाइल स्क्रीन पर चमकते देखा था। मन में हजारों सितारे टिमटिमाने लगे थे। खूब सारी बातें करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे। कितने दिन बाद उसने फ़ोन किया है। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो कहा ही था कि उधर से भीगी भीगी सी आवाज़ आई थी। रिनी दीदी, आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई हैं। सालों फ़ोन नहीं करती। कभी कभी तो याद कर लिया करिए कि बेचारी रत्ना कहाँ है और कैसी है। मैंने कहा था, रत्ना शिकायत ही करती रहोगे या कुछ बोलोगे भी? मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती रहती हूँ। ये अलग बात है कि घर गृहस्थी के चक्कर में मैं तुम्हें ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाती। चलो अभी तो बताओ, कैसी हो और मुझे कैसे याद किया? रत्ना ने धीरे से कहा था, रेनी दीदी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मेरे घर आ जाएंगी या मैं आपके यहाँ आने की कोशिश करूँ? वैसे आप आ जाएंगी तो मुझे वो अम्मा को भी अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दिया था और रत्ना के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेने के बारे में सोचने लगे थे। अगले हफ्ते का रिजर्वेशन करवा लिया था। अगले हफ्ते मैं रत्ना से मिलने के लिए ट्रेन में बैठ गई थी। पूरे रास्ते मैं रत्ना के बारे में सोचती रही थी। आखिर ऐसा क्या विशेष था जो मुझसे डिस्कस करना चाहती थी। स्टेशन पर मौसा जी मुझे लेने आए हुए थे। हम घर पहुंचे थे तो मौसी जी बहुत खुश हो गई थी। देखते ही बोली थी, रिनी, तुझे देखकर मेरी चिंता आधी हो गई है। अब तो ही रत्ना को समझा। तेरा कहना तो वो कभी टालेगी नहीं। फिर बोली थी, मैं भी कैसी बावली हूँ। लड़की थकी हारी आई है, चाय पानी तो पूछा नहीं, अपनी समस्या लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में
मौसी घर के बने समोसे, मिठाई वो चाय लेकर आ गई थी। मेरी निगाहें रत्ना को ढूंढ रही थीं। तभी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई रत्ना मुझे दिखी थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई थी। उसके आंसुओं ने मेरा कंधा भिगो दिया था। रिनी दीदी, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अम्मा बाबू को परेशान नहीं करना चाहती, मगर मुझे मेरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। रत्ना बड़ी थकी थकी सी, दुबली, वो चेहरा उतरा हुआ सा दिख रहा था। मैंने उससे कहा था कि हम शाम को बातें करेंगे, अपने कमरे में मेरा बिस्तर लगवाना। रात हो गई थी, सबने खाना खाया था। खाने के बाद मैं रत्ना के साथ उसके कमरे में चली गई थी। बगल की चारपाई में रत्ना लेट गई थी। मैंने उसका कंधा छूते हुए कहा था, हाँ रत्ना, आप पूरी बात मुझे बता सकती हो। अपनी उलझन से लेकर मौसी मौसा की समस्या तक के बारे में मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। रत्ना ने धीरे से कहा था, मैं दिव्यांशु से पिछले 5 वर्षों से प्यार करती हूँ। मैं चौंक गई थी। क्या वो भी? मैंने पूछा था। उसने सिर हिलाकर कहा था, मुझे पता नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा था, रत्ना, तुम छोटे बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें पता तक नहीं कि वो तुम्हें प्यार करता है या नहीं, और तुम अपनी शादी के बीच में रोड़े अटका रही हो। मुझे ठीक से पूरी पूरी बात बताओ। रत्ना ने मेरी तरफ करवट बदल ली थी और धीरे धीरे कहना शुरू किया था। 5 वर्ष पहले हमने सिर्फ एक दूसरे की तस्वीर मोबाइल में देखी थी। हम स्टेटस के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। मैं स्टेटस में जो कुछ लिखती थी उसका जवाब उधर से स्टेटस में आता था। हम सिर्फ एक बार मिले थे, मगर औपचारिक बातचीत हुई थी। वो एक गीतकार है। स्टेटस में लिखी गई पंक्तियों से हमने एक काल्पनिक दुनिया बना ली है, जिसे हम अपने प्यार की दुनिया मानते हैं। कम से कम मैंने उससे उन पंक्तियों से अलग जाकर वास्तविक दुनिया के बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन रिनी दीदी, ये सच्चाई है कि वो मेरे मन में एक ऐसी छवि बना चुका है जिसे मैं मिटा नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि उसके मन में मेरी कोई छवि है या नहीं। मैंने अलग से उससे कभी कोई बात नहीं की। वो इसी शहर का रहने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि उसकी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह है या नहीं। मैंने रत्ना से कहा था कि जब तुम अपनी शादी के बीच में इतना बड़ा झमेला खड़ा कर रही हो, तो कम से कम उससे पूछा तो होता कि वो तुमसे शादी करने को तैयार भी है या नहीं। जिसके भरोसे तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो, उसकी सहमति तक नहीं ली। ये तो बचपना है ना रत्ना। ये शायर, गीतकार, गज़ल गायक, इनकी दुनिया अलग ही होती है, भौतिक दुनिया से अलग। इनकी प्रेरणा कोई एक हो सकती है, लेकिन बाकी सब इनके लिए श्रोता होते हैं। हम जो भी रचना उनकी देखते हैं या पढ़ते हैं, उससे अपने को जोड़ लेते हैं। इस रचना की हीरोइन हम अपने आप को समझ लेते हैं, परंतु हो सकता है कि वो वास्तविकता ना हो। इन रचनाकारों की एक दुनिया सिर्फ श्रोताओं से जुड़ी होती है। वे स्वयं भी जब मंच पर होते हैं तो उन श्रोताओं से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं।
परंतु वास्तविकता से उसका कोई वास्ता नहीं होता। अब इन बातों को ध्यान में रखकर तुम एक बार उससे बात करो, और हाँ, उसका स्पष्ट दृष्टिकोण तुमसे शादी के बारे में जरूर जानना। अगर वो सकारात्मक उत्तर देता है तो मैं मौसा मौसी से सिफारिश करूँगी, अन्यथा तुम उनके द्वारा तय किया गया रिश्ता स्वीकार कर लेना। रत्ना ने हाँ में सिर हिला दिया था। अगले दिन रत्ना ने दिव्यांशु से फ़ोन पर बात की थी। रत्ना के प्रश्न के जवाब में उसने कहा था कि आप हमारी बहुत अच्छी श्रोता हैं और साथ ही एक अच्छी कवियत्री भी, लेकिन मैंने इस नज़रिए से आपको कभी नहीं देखा, बल्कि मैं तो आपको व्हाट्सएप पर अपनी शादी का कार्ड भेजने की तैयारी कर रहा था। मेरी शादी तय हो रही है। मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, इसलिए शादी का पूरा दारोमदार अपने परिवार पर छोड़ दिया है। मैंने अपनी होने वाली पत्नी को देखा तक नहीं। सोच रखा है कि घूंघट उठाकर ही उसको देखूंगा। रत्ना जी, मैं बहुत ही पुराने विचारों का इंसान हूँ। जो माँ शिशु को अपने अरमानों के साथ पाल पोस कर शादी की योग्य युवक बनाती है, उसे पूरा पूरा हक है कि अपने सपनों की सजीली बहू का चुनाव वो खुद करे। मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रत्ना ने आंसू पोंछते हुए फ़ोन रख दिया था। रीने ने बिना बताए ही पूरा मामला समझ लिया था और आगे बढ़कर रत्ना के कंधे पर हाथ रख दिया था। रत्ना उससे लिपट कर रोने लगी थी। रीने ने उसे समझाया था कि मुझे देखो, मैंने माँ बाप की पसंद से शादी कर ली थी, तो आज सुखी तो हूँ ना। माँ बाप अपने बच्चों के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। हमें उनमें आस्था रखनी चाहिए। वैसे तुम्हारी जिससे शादी की बात चलाई जा रही है वो करते क्या है? रत्ना ने बताया था किसी स्कूल में टीचर हैं। ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, पर शायद किसी गांव में रहते हैं। रत्ना मुंह मोड़कर सुबकते हुए सो गई थी। सुबह मैंने मौसी से बताया था कि वे लोग शादी को फाइनल करके तैयारियां शुरू करें। रत्ना राजी हो गई है। मौसी ने चहकते हुए कहा था कि मुझे पूरा यकीन था कि ये काम सिर्फ रीने बिटिया ही कर सकती है। हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, सिर्फ संस्कार व शिक्षा ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर संस्कारों को चोट लगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। कहते कहते मौसी थोड़ी गंभीर हो गई थी। मैंने हंसते हुए मौसी से कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस रत्ना का बचपना था। मैंने समझा दिया है और वो मान ली है। मौसी ने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं अगले दिन वापस आ गई थी। चलते समय रत्ना ने मुझे रोका था, तो मैंने हंसकर कहा था, घर जाकर मुझे तैयारियां भी तो करनी हैं शादी की। वापस आकर तेरी शादी में मज़े करूँगी। रत्ना ने एक उदास सी हंसी अपने चेहरे पर बिखेर दी थी। रत्ना के फ़ोन से पता चलता रहता था कि शादी की तैयारियां चल रही थी। रत्ना ने हालांकि अपने आप को समझा लिया था, पर उसका मन कहीं अंदर से बिखरा हुआ था। शादी के एक हफ्ते पहले मैं मौसी के घर पहुंच गई थी। मेरे साथ मेरे पतिदेव भी गए थे। मौसा व मौसी उन्हें देखकर खुश थे। रात को रत्ना मेरे साथ ही सोती थी
वो बार बार मुझसे पूछती थी, रिनी दीदी, क्या कविता में या शेर में इतनी ताकत होती है कि इस तरह दिलों को जोड़ दे? मैंने हंसकर जवाब दिया था कि फेविकोल तो तेरे ही दिल पर लगा था, उधर तो कुछ भी नहीं था। रत्ना की उदासी फिर से उसके चेहरे पर जगह ले लेती थी। हल्दी, मेहंदी व लेडीज संगीत सभी कार्यक्रम हुए थे। हल्दी भी रत्ना के चेहरे पर वो चमक नहीं ला पाई थी जो एक दुल्हन के चेहरे को नज़ाकत देती है। मेहंदी वाले हाथ भी बीच बीच में पोरों से आंसू पोंछ लेते थे। महिलाएं ढोलक की थाप पर खूब थिरक रही थी, पर रत्ना सजी धजी बीच में बैठी उदास नज़रों से सबको देख लेती थी। पर उसकी उदासी का राज सिर्फ मैं जानती थी। मुझे यकीन था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौसी ने मेरे जिम्मे कई महत्वपूर्ण काम सौंप रखे थे, इसलिए मैं उन दिनों रत्ना को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। शादी के एक दिन पहले रत्ना ने मुझसे पूछा था, रिनी दीदी, मैं आने वाले समय के साथ न्याय तो कर पाऊंगा ना? रिनी दीदी, मैं आने वाले समय के साथ न्याय तो कर पाऊंगी ना? मैं अंदर से बहुत डर रही हूँ, कहीं जीवन में कटुता न छा जाए। मैंने रत्ना को समझाया था कि तुम अपने मन को समझा लो कि तुमने सही वक्त पर अपना फैसला बदल दिया, परिणाम तो अच्छे ही होंगे ना? हाँ रिनी दीदी, यही उम्मीद करती हूँ, रत्ना ने कहा था। शादी की रात आ गई थी, बारात आई थी, धूमधाम से स्वागत हुआ था। दूल्हे के सिर पर मोर था, वो आधा चेहरा ढका था। मैंने रत्ना से कहा था कि दूल्हे का चेहरा छत से देख लो। उसने कहा था, इकट्ठा ही देखूंगे। रात को भांवरे पड़ने का वक्त आ गया था। पारंपरिक तरीके से शादी हो रही थी, इसलिए रत्ना का चेहरा भांवर के वक्त घूंघट से ढका था। दूल्हे को मोर से ढका था। भांवरे पड़ी थी, रीति रिवाज पूरे हुए थे और फिर वक्त आ गया था विदाई का। रत्ना ने देर तक मेरा कंधा नहीं छोड़ा था और रोती रही थी। मैंने उसे धीरे से कहा था, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। वो डोली में बैठ गई थी, वो दूल्हा घोड़े पर। ससुराल वाला गांव पास ही था और वे जल्दी ही अपने गांव पहुंच गए थे। दुल्हन ने घूंघट में ही ससुराल में कदम रखा था। रत्ना के जाने के बाद पूरे घर में उदासी छा गई थी। मौसी भी लगातार रोती जा रही थी। धीरे धीरे रिश्तेदार वापस जाने लगे थे। मैंने भी रात की ट्रेन से अपना रिजर्वेशन करा लिया था, क्योंकि पतिदेव की छुट्टी अधिक नहीं थी। दूसरे दिन मैं बरामदे में बैठी चाय पी रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी थी। स्क्रीन पर रत्ना का नाम देखकर मन बावला सा हो गया था। फ़ोन उठाते ही मैंने बिना इंतज़ार किए बोला था, रत्ना कैसी हो? वहाँ सब कैसे हैं? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वहाँ? रत्ना ने चहकते हुए कहा था, रिनी दीदी, मेरी बात भी तो सुनो। ये दिव्यांशु ही हैं। कल हमने एक दूसरे को देखा तो पहचाना। कार्ड में इनका नाम देबू और मेरा नाम रेनू छपा था। और फिर कार्ड को ध्यान से देखा भी कहाँ था मैंने। कल इन्होंने घूंघट उठाते ही कहा, तुम, और मेरे मुंह से भी निकल गया था, आप। मेरे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। मैंने दिव्यांशु से कहा था, आपकी बात
आप जाने, पर मुझे मेरा प्यार मिल गया। आप ठीक कहती थी कि ईश्वर सब अच्छा ही करता है। रीनी दीदी, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई।